चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट में प्रेडिक्शंस किस तरीके से लगाए जाते हैं। क्या हम 100% कीमतों का अनुमान लगा सकते हैं कि कब कीमतें बढ़ने वाली हैं और घटने वाली हैं, या कितने प्रतिशत हम हमारे अनुमान की एक्यूरेसी को बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि प्रेडिक्शंस मार्केट में किस तरीके से लगाया जाता है। चाहे स्टॉक मार्केट की बात करूं मैं या फिर नॉर्मल अपने जो है मार्केट में जहां पर फिजिकल चीज़ें जो है खरीदी बेची जाती हैं, तो बाजार में किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ का कीमत बढ़ने और घटने के पीछे केवल एक ही रीजन होता है, वो होता है डिमांड एंड सप्लाई। यहां पर लिख देता हूं मैं, यदि आप डिमांड और सप्लाई का पता लगा सकते हैं तो आप कीमतों का भी 80% या फिर कहें 95% तक जो है अनुमान लगा सकते हैं कि कीमतें बढ़ने वाली हैं कि घटने वाली हैं, या फिर मैं बोलूं 100% भी आप इसका पता लगा सकते हैं यदि डिमांड और सप्लाई का एक्यूरेट आपके लिए पता है तो। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपके लिए समझाने की कोशिश करता हूं। आप सभी के लिए पता होगा, एक बार जो है फिजिकल मार्केट में ओनियन यानी कि प्याज के भाव बढ़ गए थे। इसकी कीमत बढ़ने का केवल एक ही कारण था कि जो है सप्लाई में शॉर्टेज आ गई थी और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस वजह से प्याज की कीमतों ने आसमान को छू लिया। तो स्टॉक मार्केट में भी आप भले से किसी शेयर के बारे में पता लगाना चाहते हो कि शेयर की कीमत बढ़ने वाली है कि घटने वाली है, या फिर किसी इंडेक्स के बारे में आप जो है पता ना लगाना चाहते हैं कि प्राइसिंग इसके बढ़ने वाले हैं कि घटने वाले हैं, तो वो केवल एक ही चीज़ के थ्रू आप इसका पता लगा सकते हैं, और वो है हमारा डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि मांग और पूर्ति इसके लिए बोला जाता है। जितने भी अब स्टॉक मार्केट में हम डिमांड एंड सप्लाई का पता कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टॉक का पता होना जरूरी है कि जिस भी पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदा बेची हो रही है, पर्टिकुलर उसका कितना स्टॉक अवेलेबल है या माल बाजार में कितना अवेलेबल है। और दूसरा चीज, बाजार में कितने खरीदने और बेचने वाले लोग हैं। तो ये आपके लिए और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं टाइप ऑफ ट्रेडर को। कि मार्केट में खरीदने और बेचने वाले कितने प्रकार के होते हैं। बेसिक दो प्रकार के यहां पर खरीदने और बेचने वाले होते हैं। नंबर एक है इंडिविजुअल ट्रेडर या इन्वेस्टर, और नंबर दो पर हमारा आता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और ट्रेडर बोल सकते हैं। तो जितने भी बाजार में स्टॉक अवेलेबल है उस सभी का खरीदा बेची इन्हीं दो लोगों के द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले समझते हैं इंडिविजुअल ट्रेडर, या इसके लिए हम रिटेल इन्वेस्टर भी बोलते हैं। रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं हम और आप जैसे लोग जो एक इंडिविजुअल डीमेट अकाउंट ओपन करके उसके द्वारा शेयर्स की बाइंग सेलिंग करते हैं। और दूसरा हमारा आता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए हिंदी में जो है बोला जाता है संस्थागत निवेशक।
तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, यह एक संस्था के द्वारा क्या की जाती है, खरीदा बिक्री की जाती है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल में कौन कौन आता है, बहुत सारी कंपनीज। चलिए इसके लिए और डिटेल में समझ लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बेसिक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है DII, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, इन्वेस्टर। और दूसरा होता है FII या FPI। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो अधिकतर जितनी भी खरीदा बेची की जाती है ज़्यादातर वॉल्यूम के साथ हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा पूरे मार्केट के लिए क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि इनके पास जो है थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में क्या होता है, अमाउंट होता है मार्केट को ट्रेड करने के लिए। ये ही लोग अभी तक हमारे स्टॉक मार्केट की दिशा का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो यदि आपके लिए डिमांड और सप्लाई का पता लगाना है तो आपके लिए इन्वेस्टर्स के बिहेवियर के बारे में समझना बहुत ज़रूरी होगा कि किस तरीके से ये लोग सभी लोग वर्क करते हैं मार्केट में, कब जो है कितनी खरीदारी करते हैं और कितनी बिकवाली करते हैं। यदि सभी लोग खरीदारी कर रहे हैं इसका मतलब बाजार में डिमांड है तो कीमतें बढ़ेंगी, और यदि सभी लोग बिकवाली कर रहे हैं तो बाजार में सप्लाई ज़्यादा है, इस वजह से शेयर्स या पर्टिकुलर जो भी स्टॉक है या इंडेक्स है उसकी कीमतों में क्या होगी, गिरावट होगी। अभी समझते हैं कि DII और FII में क्या अंतर है। DII का फुल फॉर्म जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि ये हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक होते हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि हमारे इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपके लिए समझाऊं, हमारा म्यूचुअल फंड्स हो गए, जितनी भी हमारे बैंक्स के द्वारा म्यूचुअल फंड्स चलाए जा रहे हैं ये DII की कैटेगरी में आते हैं। जितनी भी कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट का वर्क करती हैं, शेयर्स की खरीदा बेची का काम करती हैं, वो भी DIIs की कैटेगरी में आएंगे। और जितने भी हमारे कुछ गवर्नमेंट कंपनीज जैसे PF फंड्स हैं, हमारा LIC हो गया, ये सारे की सारी किस कैटेगरी में आते हैं, DIIs की कैटेगरी में आते हैं। अब जैसे कि LIC है या म्यूचुअल फंड है, इनके पास लाखों लोगों का अमाउंट होता है, तो यानी कि इनके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में अमाउंट होता है ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वही मैं बात करूं FII की, तो FII का फुल फॉर्म जैसा कि मैंने बताया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक। तो ये विदेशी निवेशक होते हैं जो बाहर से पैसा लाकर हमारे इंडियन मार्केट में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इनके पास भी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में अमाउंट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा इनके पास रहता है, जिसके लिए लाकर ये मार्केट में क्या करते हैं, निवेश करते हैं। आइए अब समझते हैं कि इनके थ्रू हम मार्केट में प्रेडिक्शंस किस तरीके से लगा सकते हैं, यानी कि डिमांड और सप्लाई का पता किस तरीके से जो है लगा सकते हैं। जैसा कि पहले ही मैंने आपके लिए बताया कि मार्केट में ज़्यादातर पूरे मार्केट को लिए जो कंट्रोल किया जाता है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा किया जाता है। अब थोड़ा सा हम वर्किंग पैटर्न समझते हैं इनका। कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर काम किस तरह से करते हैं। जैसा कि पहले ही मैंने आपके लिए बताया, चलो एग्जांपल ले लेते हैं किसी म्यूचुअल फंड का, या मैं बात करूं LIC का।
LIC के बारे में तो सभी ने आपने सुना होगा। तो LIC बहुत तरह की जो है इन्वेस्टमेंट स्कीम्स लेकर आती है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ स्कीम इसकी परचेस करके भी रखी हो, या फिर मैं बात करूं कुछ गवर्नमेंट कंपनीज का, जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया, PF फंड जिसके लिए बोलते हैं, तो यानी कि जो पेंशन दी जाती है लोगों के लिए, ये वाला पैसा भी कहाँ पर लगा होता है, स्टॉक मार्केट में लगा होता है। और LIC क्या करता है कि लोगों से पैसा इकट्ठा कर उसके लिए इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में। जो रिटर्न आता है कुछ खुद रखते हैं, बाकी का डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सेम म्यूचुअल फंड का जो है वर्किंग करने का पैटर्न रहता है। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, यानी कि जिनके लिए स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं, और उसके लिए फिर इनके जो फंड मैनेजर रहते हैं, यानी कि जिन्हें मार्केट का अच्छा नॉलेज है, वो क्या करते हैं मार्केट में निवेश करते हैं, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और जो वहां से रिटर्न निकल कर आता है कुछ रिटर्न ये लोग रख लेते हैं और बाकी का डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन्वेस्टर्स में, जिसने भी जो है म्यूचुअल फंड परचेज करके रखा था। तो आपके लिए एक बात तो यहां पर समझ में आ रही होगी कि ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जो पैसा होता है वो होता है लोगों का पैसा होता है, यानी कि इस पैसे पर वो लोग ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि PF फंड की, तो लोगों की ये पेंशन का पैसा होता है यहाँ पर, और LIC का मैं बात करूं तो अलग अलग जितनी भी स्कीम्स चला रही हैं, तो इनका जो वर्किंग करने का तरीका है, यानी कि जो ये इन्वेस्ट करते हैं बहुत ही सोच समझकर इन्वेस्ट करते हैं, ये बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं। तो जहां तक जैसे यदि हम नॉर्मल एक रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, रिसर्च एनालिसिस के लिए एक कंपनी का क्या करेगा, कंपनी का फंडामेंटल्स पता करेगा, वर्किंग पैटर्न पता करेगा कि किस प्रोडक्ट में कंपनी डील कर रही है, या फिर लास्ट ईयर्स के या लास्ट क्वार्टर के कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक करेगा कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, कितने कर्जे हैं, ये सारी चीजें। तो सेम रिसर्च ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी करते हैं, लेकिन ये थोड़ी एडवांस लेवल पर जो है चीजें करते हैं, क्योंकि ये यदि चाहते हैं तो डायरेक्ट कंपनी के साथ मिलकर भी जो है डील कर सकते हैं, उनके हेड ऑफिस में जाकर बात कर सकते हैं कि आगे की क्या फ्यूचर आपकी प्लानिंग है, डायरेक्ट कंपनी के ओनर से भी जो है बात कर सकते हैं। यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो वर्किंग करने का पैटर्न रहता है वो बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं, और बहुत ही सुरक्षित जगह पर क्या करते हैं अपना निवेश करते हैं, जहां पर रिटर्न की संभावना बहुत क्या होती है, अधिक होती है। उन्हीं कंपनीज में जाकर ये लोग क्या करते हैं, निवेश करते हैं। अब इससे हमें क्या फायदा, यदि आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ट्रैक कर सकते हैं कि कहां पर ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 1 या 2 दिन के लिए नहीं होता कि नॉर्मली जैसा हम इंट्राडे मार्केट में काम कर रहे हैं तो हमने खरीदा और बेचा, या फिर जितना व्हाटएवर हमने प्रॉफिट बनाया। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का किस तरह का वर्किंग रहता है, ये लॉन्ग टर्म में क्या देते हैं, रिटर्न्स देते हैं। तो इनका जो निवेश भी रहता है एटलीस्ट 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 10 साल के लिए क्या रहता है, इनका निवेश रहता है। अभी जैसा कि आपने न्यूज सुना होगा, जब अडानी के शेयर प्राइस गिरे थे, वहां पर सभी लोग रिटेल इन्वेस्टर क्या कर रहे थे, शेयर्स के लिए बेचे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वहां पर अपनी हिस्सेदारी के लिए और बढ़ा लिया गया था। हमारी LIC ने उसमें हिस्सेदारी बढ़ाई, तो ऑलमोस्ट सभी हमारी गवर्नमेंट कंपनीज का भी उसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो कहने का मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो वर्किंग पैटर्न रहता है वो कैसा रहता है, ये लोग बहुत ही सोच समझकर निवेश करते हैं, और 1 या 2 दिन के लिए इनका इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये साल 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और धीरे धीरे कर ये अपनी हिस्सेदारी उस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का इनके लिए पता है कि जो है कंपनी आगे ग्रोथ नहीं कर पा रही है, तो धीरे धीरे करके ये लोग अपनी क्या करते हैं, हिस्सेदारी को निकालना उसमें से शुरू कर देते हैं। और जैसा कि मैंने आपके लिए बताया कि 80 to 90% चीजें कौन, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही डिसाइड करते हैं कि मार्केट कहां जाएगा, प्राइसिंग बढ़ेंगे कि घटेंगे, क्योंकि इनका एक हैवी इन्वेस्टमेंट होता है। यदि मैं बात करूं ओवरऑल इंडिया की, तो यहाँ पर जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है, मैक्सिमम 5 to 10% लोग ही क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन का स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाकी का जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो किसका है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या चीज जो है बोलना चाह रहा हूं। तो जैसा कि मैंने आपके लिए पहले भी बताया कि यदि हमें मार्केट में प्राइसिंग का पता लगाना है कि बढ़ने वाले हैं कि घटने वाले हैं, तो उसका पता लगाने के लिए हमें किस चीज का पता लगाना पड़ेगा, डिमांड और सप्लाई का पता लगाना पड़ेगा। और डिमांड और सप्लाई का पता लगाने के लिए हमें किस चीज का पता लगाना पड़ेगा,
कि एटलीस्ट मार्केट में वर्क करने वाला कौन है, खरीदना बेची आखिर हो कहाँ रही है, ठीक है ना। तो यदि हम खरीदने बेचने वालों को ट्रैक कर सकते हैं तो थोड़ा हम डिमांड एंड सप्लाई का भी क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो पूरे शेयर बाजार में यहाँ पर दो ही तरह के खरीदार हैं और बेचने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपके लिए बताया। एक है हमारा रिटेल इन्वेस्टर और दूसरा होता है हमारा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के हैंड में कुछ भी चीजें नहीं है, पूरा मार्केट का डायरेक्शन जो डिसाइड करता है वो कौन करता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही जो है क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मैंने आपके लिए बताया दो तरह के होते हैं, एक हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर DII जिसके लिए बोला जाता है, दूसरा हमारा होता है FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। तो इनका जो ट्रेडिंग करने का, मैंने इन्वेस्टमेंट करने का इनका माइंडसेट के बारे में भी आपके लिए बताया। जो इनका माइंडसेट होता है वो कैसा होता है, एक या दो दिन के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इनका इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक इनका जो है इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि इनके लिए जो है रिटर्न्स बनाना है और पब्लिक में भी क्या करना है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है। जिन लोगों का इन्होंने पैसा लेके रखा है उनके लिए भी कुछ क्या देना है, रिटर्न बना कर देना है, राइट। तो अब होगा क्या, यदि कोई सा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, चलिए इसको रफ कर देता हूं, तो डिमांड एंड सप्लाई का पता लगाने के लिए डिमांड और सप्लाई का पता लगाने के लिए एक टॉपिक के बारे में हम ऑलरेडी जो है चीज़ें समझ चुके हैं, या मैंने आपके लिए आई होप की चीज़ें समझ में आई, और जो भी चीज़ें आपके लिए इससे रिलेटेड समझ में नहीं आती हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जितने भी लोग आपने सुना होगा मार्केट में, जितने भी तरह का रिसर्च करते हैं या एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल, या मैं बात करूं टेक्निकल रिसर्च, या टेक्निकल रिसर्च में मैं बात करूं कि चार्ट पैटर्न्स वगैरह, ये जो सारी चीज़ें देखते हैं, इन सभी चीज़ें केवल एक ही चीज़ पर जो है क्या है, निर्धारित हैं। या फिर मैं बात करूं कि एक ही चीज़ को ध्यान में रखकर ये बनाई गई हैं, इनका एनालिसिस किया जाता है, और वो है डिमांड और सप्लाई। केवल इसी का पता लगाने के लिए इन सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि मार्केट में केवल वही लोग जो अच्छे से जो है चीज़ों के लिए रीड कर सकते हैं, या मैं बात करूं कि पढ़े लिखे हों तभी जाकर आप जो है उसके लिए पता लगा पाएं। यदि आप डिमांड और सप्लाई का पता लगा सकते हैं तो आप पता लगा सकते हैं प्राइसिंग के बढ़ने और घटने का, और प्राइसिंग के बढ़ने घटने का यदि हमें पता लग गया तो देन हम स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट्स बना सकते हैं, व्हाटएवर जिस भी मेंटेलिटी के साथ हम आए। चलिए आज के लिए इतना ही, देन आगे और चीज़ें हम समझेंगे कि डिमांड और सप्लाई का और कितने तरीके हैं जिनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।